बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। और आज का प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब के लिए आखिर तक आपने देखना है। हम जानते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम की बराह रास्त समाअत चल रही है, उसके खिलाफ जो दरख्वास्तें थी 3 दर्जन के करीब पिटिशनर्स हैं। उसमें PTI भी है, जमात इस्लामी भी है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, कराची बार एसोसिएशन, 7 साबिक प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के और इंडिविजुअल्स हैं। और इन समातों के दौरान हमने पहले हामिद खान साहब को अपने दलाइल देते हुए देखा, मुनीर मलिक साहब को, आबिद ज़ुबैरी साहब को, शेख अकरम साहब आ जाए, शब्बर राना रज़ा साहब भी आप आज देख रहे थे, उन्होंने दलाइल पेश किए। आज जो शेख अकरम साहब ने बातें की और ये कहते हैं कि क्योंकि खौफ था निज़ाम को, सिस्टम को, कि जो इलेक्शंस हुए हैं उनकी स्क्रूटनी होने वाली है, इसलिए 26वीं आईनी तरमीम की बुनियाद रखी गई है ताकि इलेक्शंस के ऊपर कोई सवाल ना उठाया जा सके, कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो और कोई स्क्रूटनी ना हो, क्योंकि इलेक्शंस के अंदर धांधली हुई थी। ये भी उन्होंने कहा कि जो इस वक्त लॉर्ड्स बैठे हुए हैं, लॉर्डशिप्स बैठे हुए हैं, जज हजरात बैठे हुए हैं मौजूद, वो सब 26वीं आईनी तरमीम के तहत ही आईनी बेंच बना है और उसमें बैठे हुए हैं। और बताया जा रहा है माहिरीन की जानिब से कि इस हफ्ते उम्मीद यही की जा रही है कि ये फैसला हो जाना चाहिए, दलाइल मुकम्मल हो जाने चाहिए कि पूरा बेंच सुनेगा, यही बेंच सुनेगा, आईनी बेंच सुनेगा, 26वीं आईनी तरमीम से पहले जो जजेस थे वो सुनेंगे। इस वक्त जो दलाइल दिए जा रहे हैं वो इसी पॉइंट के ऊपर दिए जा रहे हैं, जिसको हम आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस भी करेंगे। इसके अलावा पाक अफगान ट्रूस, हम जानते हैं कि इसी महीने 25 तारीख को इस्तांबुल में दोबारा मुलाकात होनी है, जिसमें मैटर्स को डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। यकीनन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में नशेब व फराज तो बहुत सारे आते रहे हैं, लेकिन आज जब हम इस मकाम पर पहुँच गए हैं कि हमने एक जंग देखी तकरीबन और एक सीज़ फायर देखा और फिर दोहा के अंदर मुलाकात हुई बैक्ड बाय कतर एंड टर्की, जिसके बाद सऊदी अरब ने भी वेलकम किया इस एग्रीमेंट को। संडे को साइन हुआ ये एग्रीमेंट और अब 25 तारीख को मुलाकात होनी है कुछ दिनों के बाद। उम्मीद करते हैं कि हम अब पाक अफगान ताल्लुकात को आगे लेके बढ़ेंगे और इसके ऊपर बिल्ड करेंगे, इस कामयाबी के ऊपर, इस बेहतरी के ऊपर, इस दोस्ताना ताल्लुक के ऊपर, इस मुसलमान बरादर मुल्क होने के नाते जहां हमने उनके लिए इतना कुछ किया है, तो हमारे रिलेशनशिप भी उनके साथ अच्छे होने चाहिए। इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज जो मैं करना चाहता हूं आज की सबसे अहम खबर से। हम समझते हैं कि अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने आप को महफूज नहीं बना सकते तो वो हमें क्या बनाएंगे। इस वक्त मुल्क में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एक डेप्यूटी डायरेक्टर साहब हैं जिनको अगवा किया गया है। 7:30 बजे CCTV फुटेज आ जाती है, गाड़ी नजर आ जाती है, देखा जा सकता है किस तरह उनको अगवा किया जाता है। 4 बंदे आते हैं उनके घर पे, उनको अगवा करके ले जाते हैं। इनका नाम मोहम्मद उस्मान बताया जा रहा है। ये डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं NCCIA के, इंपॉर्टेंट पोजीशन है, बहुत सारे केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। कानून नाफिज करने वाला इदारा है, यकीनन FIA कोई छोटा मोटा इदारा है नहीं, और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। बहुत सारे इनके और भी एहलकार पिछले 1-1.5 माह के अंदर गायब होते रहे हैं, गुजरावाला में भी, लाहौर में भी। अब हैरत अंगेज बात यह है कि जो दरख्वास्त गुजार इनकी वाइफ थी, खातून जिनका नाम बताया जा रहा है रोजीना उस्मान, पहले उनके वकील साहब ने कहा कि उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है कि वो केस वापस ले लें, FIR वापस लें गुमशुदगी की, और फिर आज वो अदालत में पेश ही नहीं हुई। और फिर उनके वकील साहब एडवोकेट रिजवान अब्बासी साहब ने कंफर्म किया कि रोजीना उस्मान साहिबा भी लापता हो गई हैं। तो मैं सोचने पर मजबूर हुआ कि अगर ये इतने बड़े बड़े इदारे अपने आप को महफूज नहीं बना सकते, हमें क्या महफूज बनाएंगे जो इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया के, उनके ऊपर केसेस बना रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। खैर, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, विदाउट एनी फर्दर डिले उनका तारुफ करवाऊं। कादिर खान मंदोखेल साहब फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, माहिर कानून, सियासतदान, बहुत बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। अहमद अवैस साहब, एडवोकेट अहमद अवैस फ्रॉम PTI, बहुत बहुत शुक्रिया सर, माहिर कानून, आप भी हैं, आपके वक्त के लिए बेहद मशकूर। और हमारे साथ इकबाल जफर झगड़ा साहब फ्रॉम PMLN भी पैनल में शामिल हैं, बहुत बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब, आपके वक्त के लिए भी। अस्सलाम वालेकुम। गुफ्तगू का आगाज मंदोखेल साहब आपसे करना चाहूंगा, और मेरी नजर में आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि अगर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस लापता हो जाता है और वो मालूम ही नहीं पड़ता कहां गया, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहता है कि 3 दिन में IG को कहता है कि उसके पेश किया जाए, तो एक आम आदमी ये सोचने पर मजबूर होता है मंदोखेल साहब कि यार ये तो FIA का डिप्टी डायरेक्टर था, इसके सामने हमारी क्या औकात। अगर ये लापता हो सकता है फिर तो कोई भी लापता हो सकता है, वो भी इस्लामाबाद में। फिर मालूम पड़ा कि जो गाड़ी जो CCTV में देखी जा सकती है उसकी नंबर प्लेट जाली थी। फिर जज साहब कहते हैं कि इस्लामाबाद जैसे दारुल हुकूमत जहां सिक्योरिटी इतनी हाई है, वहां जाली नंबर प्लेट की गाड़ियां कैसे चल रही हैं। आपकी नजर में ये सिचुएशन कितनी सीरियस है और कितनी परेशान कुन है? कादिर खान मंदोखेल साहब। जी बहुत शुक्रिया जतोई साहब। न तो परेशान कुन है, न सीरियस है, ये आम रूटीन है और ज़माने से होता आ रहा है।
और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। अफसरान अगवा होते रहेंगे, फिर वो पेश होते रहेंगे, फिर ये सिलसिला चलेगा। पहले FIA था, फिर साइबर क्राइम 2016 आ गया था, उसके बाद NCCI आ गया। ये सारे के सारे बेकार अदारे, कुछ भी नहीं कर सकता है, ये सिर्फ अपना टाइम पास करते हैं, तनख्वाह लेते हैं। पिछले असम्बली में मुझे किसी नामालूम शख्स का फोन आया कि आपकी भांजे को गिरफ्तार किया गया, इतने पैसे पहुंचाओ। मैंने असम्बली के फ्लोर पे जब बात उठाई तो 8 MNA और खड़े हो गए, बोले ये फोन तो हमें भी आया, क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं। अभी पिछले महीने मुझे किसी बड़े तुरम खान के टेलीफोन से आया, मेरे जान पहचान वाला था, पैसे मांगे, मैंने पैसे दिए। आज 2 महीने हो गए, NCCI वाले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ये सारा ड्रामाबाजी ये खुद कर रहा है। और जब कोई पॉपुलर कोई एक्ट्रेस का कोई केस होता है तो बड़ा हाईलाइट किया जाता है जी, बाकी कुछ नहीं। 4 करोड़ का आबादी वाले शहर में एक ही दफ्तर है गुलिस्तान जौहर में, वो भी न जाने 4-6 अफसरान होंगे जो शायद अपनी चक्करों में लगे होते हैं, उनको कुछ नहीं होगा। तो ये रूटीन की बात है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अहमद अवैस साहब, हम एक ऐसे दौर में रहते हैं, जिस तरह अभी मंदोखेल साहब ने जिक्र किया कि साइबर क्राइम इतना बढ़ गया है, ऑनलाइन फ्रॉड्स, डब्बा कॉल सेंटर, फोन आता है कि जी अपना OTP हमें दे दें, फोन आता है आपका भांजा पुलिस में गिरफ्तार है पैसे भेजें, फोन आता है कि फलां के लिए पैसे भेजें। इतना फ्रॉड बढ़ा हुआ है, ऐसे में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का बड़ा किरदार है। फिर उनके बेचारे अपने डेप्यूटी डायरेक्टर लापता हो जाते हैं, बीवी FIR दर्ज कराती है, वो लापता हो जाती है, तो फिर वो क्या खाक साइबर क्राइम कम करेंगे? अहमद अवैस साहब, बड़ी अहम प्रोपोजिशन आपने ये इस वक्त जिक्र किया है। और मंदोखेल साहब हमारे बड़े अजीज दोस्तों में से हैं, बहुत अच्छे आदमी है, करेक्ट। लेकिन उन्होंने एक सब्जेक्टिव बात की है कि ऐसा तो होता रहता है, लेकिन ऐसा होता रहता है वो इतना हद तक आगे बढ़ चुका है और आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसकी वजह भी तो देखनी है हमने, और इसकी वजह यह है कि हमारी सोसाइटी से दिन ब दिन और लम्हा ब लम्हा कानून जो है वो माइनस होता चला जा रहा है। ये सोसाइटी मनफी ए लॉ सोसाइटी जो है वो डेवलप होती जा रही है और काफी हो चुकी है, और ए मॉरल तो ऑलरेडी है। अब जब ये कैफियत तारी हो जाएगी तो फिर अदालतें कमजोर कर दी। 26वीं तरमीम करके आपने अदालतों को तो बिल्कुल नकारा कर दिया, उनकी हैसियत कोई नहीं रह गई। बाकी रह गई अदारे, तो अदारों में तो कानून होगा तो कानून नाफिज होगा ना, कानून भी नहीं है। जब आइन की हैसियत कोई नहीं है तो कानून की क्या हैसियत है? अब तो लॉ ऑफ अथॉरिटी है, तो लॉ ऑफ अथॉरिटी तो ये था कि जिसका मौका मिला उसने अगर डिप्टी डायरेक्टर साइबर को उठा लिया, कल किसी का हाल लगेगा तो वो डायरेक्टर को भी उठा लेगा, को DG को उठा लेगा। ये तो लॉ ऑफ अथॉरिटी है ना, जिसके हाथ में ज्यादा अथॉरिटी आ गई वो उठा के ले गया। तो क्या हम इस सोसाइटी में सर्वाइव कर पाएंगे? क्वेश्चन तो ये है कि ये जितनी तेजी से ये सूरत हाल बढ़ती जा रही है और हम सिर्फ वो उठा के देख रहे हैं, वक्त कर रहे हैं कि किसी वक्त हम उठाए जाएंगे या वैसे अहमद साहब वैसे क्या होता था है कि इसके ऊपर एक ही तरीका है कि जब तक अहमद साहब वो ना एक दौर था कि जब किसी पुलिस वाले के साथ कोई बुरा होता था तो उसके पेटी भाई खड़े हो जाते थे उसके साथ। FIA वाले खुद अपने डिप्टी डायरेक्टर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? क्या आपको लगता है इदारे के अंदर करप्शन बहुत है? क्योंकि हमने ये सुना है कि जितने डब्बा कॉल सेंटर चल रहे होते हैं उनकी कोई ना कोई सेटिंग होती है, FIA रेड मारती है, फिर मंथली सेटिंग हो जाती है। इसकी वजह यह है कि वो जेलसी की कैफियत में डिस्टर्बेंस आ रही है। अहमद साहब आपकी आवाज में, आई एम सॉरी, आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। इकबाल जफर झगड़ा साहब, आपकी नजर में ये कितनी हैरान कुन और परेशान कुन खबर है कि FIA का अपना डिप्टी डायरेक्टर लापता है, बीवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई, वो भी लापता हो गई? सर शुक्रिया जी, आपने जो चीज उठाई है, आई एम डीपली कंसर्न्ड अबाउट द प्रेजेंट प्रिवेलिंग सिचुएशन जो है यकीनन बहुत ही परेशान कुन है और बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन बन गई है कि अपने ही डिप्टी डायरेक्टर के लिए जो एजेंसी है वो कुछ नहीं कर रही और साइबर क्राइम जैसे एजेंसियां जो हैं वो बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठी हैं। उसमें एक बड़ी बात जो मंदोखेल साहब ने भी की और अवैस साहब ने भी की कि जी देखें, करप्शन जो है ना, हमारे यहाँ करप्शन ने इस मुल्क का, मैं समझता हूँ कि कानूनी निजाम बिल्कुल वो कर दिया है,
स्टॉप कर दिया है और आगे जाने के लिए रास्ते नहीं मिलते, क्योंकि वहां पर पैसों का चक्कर चल जाता है। पैसों का चक्कर जो है यहाँ पर बड़ा परेशान कुन है आजकल। जैसे मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि आजकल ग्रेड 4 से लेकर 16 तक का ट्रांसफर के लिए एक रेट है और फिर 17 से लेकर 22 तक दूसरे रेट बन गए हैं। तो जहाँ पर ये हालत हो जाए वहाँ आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इदारे जो हैं वो अपना फर्ज पूरा करेंगे? पैसा सामने आ जाता है और इदारे आराम से बैठ जाते हैं, हर एक कहता है मेरी जेब में आए। लेकिन जब तक, मैंने एक बात जरूर कही है अपने टॉक शोज में, कहते हैं कि जो यहाँ पर इस वक्त जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट सुप्रीम है। जिस दिन आपका नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम हो जाएगा उस दिन आपके सब मसले हल हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त सेल्फ इंटरेस्ट सुप्रीम है और नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सेकेंडरी है। ये जुमला आप अपनी लीडरशिप शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के लिए भी कह रहे हैं? देखिए जी, मैं उनके लिए अल्लाह का करम है, मियां साहब के लिए रिस्पेक्ट, रिगार्ड, और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। लेकिन मैंने आपको कहा है डाउन द लाइन मसला बहुत बिगड़ गया है। मैंने आपको ग्रेड 4 से 16 का मसला बताया और फिर 17 से 22 का। तो इसमें तो वो क्या कर सकते हैं, उन्होंने तो करना है, एक्शन भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। और मियां साहब तो इस वक्त इसीलिए बैठ के आराम से कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो उनको कहती हैं कि जी आपको सिक्योरिटी थ्रेट है और आपने बिल्कुल आगे नहीं आना, और उनको टेलीफोन पे भी किसी से बात करने नहीं दे रही है एजेंसियां। तो ये सूरत हाल जब हो जाएगी तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल ठीक सर। मंदोखेल साहब, आपसे जो सवाल पूछना चाहता हूँ और वो ये है कि आज इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने आईजी इस्लामाबाद को 3 दिन का वक्त दिया और कहा कि 3 दिन के अंदर आप इन डिप्टी डायरेक्टर को पेश करें। और फिर वकील साहब कहते हैं सर बीवी भी लापता हो गई, तो कहा उनको भी पेश करें। ये जो आईजी साहब को 3 दिन का वक्त दिया जाता है, तो फिर आईजी साहब आपकी नज़र में अदालत ये काम क्यों करती है? क्या अदालत को ये मालूम होता है कि शायद पुलिस के हाथ में और पुलिस एक्शन नहीं कर रही, अदालत का प्रेशर आएगा तो फिर पुलिस एक्शन करेगी? इसकी क्या वजह होती है? थोड़ी रोशनी डालिएगा मंदोखेल साहब। मैं दोबारा आपको कहूँगा, मैं बड़ी तल्ख बातें आपसे कर रहा हूँ, शायद अहमद ओवैस साहब को या किसी और को अच्छे नहीं लगे। ये जो डिप्टी डायरेक्टर, मैंने आपको अपने तजर्बे की बात बताया कि ये जहाँ 2 रुपये मिल रहे होंगे पैसे उस काम पे तवज्जो देते हैं, जहाँ पैसे नहीं मिल रहे उस पर तवज्जो नहीं देते। हो सकता है इनकी अपने अफसरान इनको बिठाया होगा, हो सकता है वो जो लेन देन वाले उन्हें बिठाया होगा। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की क्या तमाम कोर्ट्स की ये जो ऑर्डर है 3 दिन 4 दिन, चलो 3 दिन बाद आप मुझे दोबारा ले लें, अहमद ओवैस साहब को भी ले लें, फिर क्या होगा? बात ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नामुनासिब है। मगर बात ये होता ना कि ये जो पावर्स है, ये पावर्स गरीब आदमी के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं होते? इस आईजी को अगर 3 दिन बाद में मुझे दोबारा शो में ले ले, कुछ भी नहीं होगा, अगला फिर कोई रिपोर्ट दाखिल करेगा, फलाना होगा, हम कोशिश करेंगे। तो मैं देखना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज साहब जो है ना, वो आईजी को खुलेआम अदालत में हथकड़ी लगवाए, उसको बंद करे तो मैं मान लूँ। नहीं तो ये तारीख पे तारीख, ये धमकियों पे धमकियाँ, ये सारी चीज़ें तो मुझे 31 साल हो गए देखते हुए, अहमद ओवैस साहब को भी इतनी हो गए होंगे। तो ये तो हम देख रहे हैं सारे, ये फिर मैं दोबारा करूँगा, ये रूटीन की कार्रवाई है। ये रूटीन की कार्रवाई आप कह रहे हैं कि जो अफसरान अब नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ। मंदोखेल साहब, आज एक और खबर मेरे सामने आती है, इसके बाद मैं फिर और हैरान हो जाता हूँ। एक तरफ हम देख रहे हैं FIA का हाल क्या है, दूसरी तरफ पुलिस का हाल भी आपको बताना चाहता हूँ मंदोखेल साहब। खबर यह आती है कि सर कराची की बिन कासिम के इलाके की पुलिस ने मासी गैंग के लीडर को पकड़ लिया है। लीडर का नाम इमरान बताया जाता है, जो सऊदी अरब से डिपोर्ट होता है, 9 महीने जेल काट के वहाँ पे आता है, इलीगल काम कर रहा था वहाँ भी। मालूम पड़ता है, मुझे हैरत इस बात पे नहीं हुई मंदोखेल साहब कि पुलिस ने एक मासी गैंग के लीडर को पकड़ा है। मुझे हैरत इस बात पे हुई कि पुलिस ने मासी गैंग के लीडर को इंटरपोल की मदद से पकड़ा है। यानी हमारी पुलिस की इतनी काबिलियत भी नहीं कि मासियों के लीडर को पकड़ सके, उसके लिए भी इंटरपोल चाहिए होता है। फिर मुझे याद आता है कि अमेरिकन एम्बेसी ने हमारी पुलिस को बताया था कि यहाँ पर बच्चों की वीडियोस यहाँ इन लोकेशन से अपलोड हो रही हैं गंदी, इनको आप जाके पकड़िए। फिर हमारी पुलिस ने पकड़ा था। ये हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, FIA हो, पुलिस हो, दूसरे दीगर इदारे हों, आखिर इनको इंटरपोल की जरूरत क्यों पड़ती है मासी गैंग के लीडर को पकड़ने के लिए? मंदोखेल साहब, देखिए, ये मिल के खाते हैं सारे, ये मिल के खाते और मेरी भगत सी
जाता है। मैं 2 साल पहले हज पे था तो मुझे पाकिस्तान की सफीर ने बताया कि 12,000 पाकिस्तान के पासपोर्ट जो जाली निकले और कितने हजार जो भीख मांगने के लिए सऊदी अरब, ये आपको एक मुल्क की बात बता रहा हूँ सऊदी अरब का, और दुनिया भर में कितने लोग जाली पासपोर्ट पे गए होंगे और वो भीख मांग रहे, तो समझ लो आपकी मुल्क का इमेज क्या हो। क्या ये पुलिस को नहीं पता? क्या FIA को नहीं पता? क्या ये कस्टम अफसरान जो एयरपोर्ट पे है, आप जाके अगर आपकी बैग में 20 किलो की इजाजत हो, 21 किलो, तो आपको खड़े खड़े आपकी बैग वापस कर देंगे, नहीं तो पैसे जमा कर दी, जुर्माना। इवन के लोकल फ्लाइट्स में मैंने अभी पिछले दिनों महीने में इस्लामाबाद में 3,000 रुपये एक्स्ट्रा पे किए। तो कहने का मेरा मकसद है कि ये ऐसी चीज़ें तो बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं कि सामान आपका 20 किलो अलावा है तो 22 किलो 21 किलो क्यों है। तो इतनी बड़ी गैंग के लोग जाली पासपोर्टों में भीख मांगने के लिए, दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान से बाहर, क्या मेरी आपकी इजाज़त जाती है या इसी FIA कस्टम और पुलिस की इजाज़त जाते हैं? और ये तो मेहरबानी है इंटरपोल की, वरना ये भी नहीं होता। मेहरबानी है इंटरपोल की, वरना ये भी नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने मंदोखेल साहब। अहमद अवैस साहब, हमारी कराची की पुलिस ने बड़ा कारनामा किया है, इंटरपोल की मदद से मासी गैंग के सरगना को पकड़ लिया है, जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मासियों के जरिए घरों में चोरियां करवाता था। सलाम पेश करना चाहिए सर पुलिस को हमारी, जो इतना कमाल काम कर रही है कि मासियों के गैंग के लीडर को भी इंटरपोल की मदद से पकड़ रही है। अहमद अवैस साहब। जी हाँ, जो अच्छा काम करेंगे तो हम तो तैयार हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसमें पुलिस के या उनका जो है समझ लीजिए कि जाहिर आरिफाना है, आंखें बंद कर छोड़ते हैं या उसको ख्याल नहीं करते हैं या उनकी कंसिडरेशन और होती है, या मावराए अदालत कत्ल कर देते हैं। अहमद साहब ये भी कहिए। और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पे देखिए, मैं तो बड़ा साफ इसमें बात करता हूँ। देखिए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है पुलिस करती है, लेकिन अगर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत हो तो मजाल नहीं पुलिस की ऐसा कर सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये शहबाज शरीफ साहब जब 97 में चीफ मिनिस्टर पंजाब बने थे तो पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में बाकायदा तौर पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ था, और अब वो इंतहा हो गई है उनके इस दौर में जबकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसलिए इसके ऊपर बड़ी शदीद जो है तवज्जो देने की जरूरत है और सख्ती से निपटने की जरूरत है कि ये इंसान कैसा भी हो, कितना भी जुर्म किया हो, ये एक निज़ाम बना हुआ है, अदालत उसको सजा दे तो दे। इंसान का खुद ब खुद अपने कॉज का खुद जज बन जाना और उसको एक्सिक्यूट करना, ये इंसान जो है ये एक अदारे का ये काम नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वैसे मंदोखेल साहब, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बड़े बड़े क्रिमिनल्स अदालतों से रिहा हो जाते हैं और फिर से वही काम करना शुरू कर देते हैं, इसलिए नेफे में गोली चलना अच्छी बात है। आपकी नज़र में ये मावराए अदालत कत्ल या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो हो रही हैं मुबैना तौर पर, इनके ऊपर आपकी राय मंदोखेल साहब? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ, सबसे पहले जो केस बिगाड़ता है वो पुलिस बिगाड़ती है। अच्छा भला कातिल पकड़ा जाता है और उसके बाद वो केस का बेड़गर करते हैं और बाकी कसर हमारी अदालतें पूरी कर लेती है। ओ जी, आपने FIR 6 बजे काटा था, वाकया तो 5:30 हुआ था, आधा घंटा किधर थे आप? अच्छा बाबा, ये मुलजिम नहीं है, इस मुलजिम ने नहीं किए, इसकी शवायद सही नहीं है। अच्छा बाबा, ये भी ठीक है। तो आखिर में बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि भाई ये बंदा जो कत्ल हुआ है तो किसने किया है? कम अज कम मैं इस कानून के लिए पिछली असेंबली में आवाज भी उठा रहा था कि बाबा केस को तो ओपन रखो, केस को तो आखिरी रिमार्क में करो, फलाना कातिल बाइज्जत बरी। तो वो जो मर गया बेचारा, वो किसने कत्ल किया? तो सवाल ये कि हमारे मुल्क का इस तरह नाकारा निज़ाम है, 1868 की, 1898 की अंग्रेज की लकीर का फकीर का कानून है। आजकल जदीद दौर है, एक हल्का सा बहाना चाहिए केस को वो करने के लिए। बहुत सारे हवाले मैं ओपन मीडिया पे नहीं कह सकता हूँ कि हमने अपनी आंखों के सामने देखे कि बंदा जितने भी ज्यादा कत्ल कर ले, बल्कि मैं कहता हूँ ये जेल चले जाता है ना क्रिमिनल, वो तो बकायदा वहां से ट्रेनिंग करके आ जाता है। वो तो आगे पता है कि अगली मरतबा जुर्म किस तरह करना है। मंदोखेल साहब, मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, भाई होते हैं आपकी इजाजत से, थोड़ा बहुत गुर है वो सिखा देते हैं।
कि बाबा ये गुर ऐसे करना है, ये कत्ल ऐसे करना है। बिल्कुल ठीक, लेकिन मंदोखेल साहब ने कमाल डेट देती है 1898 की, यानी पाकिस्तान 127 साल पुराना निज़ाम इस वक्त चल रहा है। हमने बात की किस तरह FIA का अपना डिप्टी डायरेक्टर लापता होता है, बीवी कंप्लेंट करती है, वो लापता हो जाती है। हमने आपको बताया किस तरह कि सिंध पुलिस ने फुर्तिया दिखाते हुए मासी गैंग के सरगना को पकड़ लिया है, लेकिन अपनी मेहनत से नहीं, इंटरपोल की मदद से। इंटरपोल ने कहा पकड़ने के लिए। ये वजह क्या है कि पाकिस्तान में आखिर क्राइम इतना बढ़ रहा है? ऑफ कोर्स क्वाइट ऑब्वियस, अदालतों में इंसाफ ना होने की वजह से 20 साल अदालतों में धक्के खाएंगे, लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर जाके कुछ आपको इंसाफ का छोटा सा हिस्सा मिल सकता है। गारंटी कुछ भी नहीं है, इंसाफ हो तो शायद क्राइम इस तरह ना बढ़े। अदालतों के हाल पर गुफ्तगू करेंगे और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 3 दर्जन दरखास्तें हैं जिन पर लाइव समाअत हो रही है। इस वक्त जो दलाइल दिए जा रहे हैं वकला की जानिब से, वो यही कहा जा रहा है फुल कोर्ट बनाया जाए, फुल कोर्ट बनाया जाए, 26वीं तरमीम से पहले जो जजेस बैठे हुए थे उनको बुलाया जाए, और जो इस वक्त मौजूदा हमारा आईनी बेंच है उसमें अमीनुद्दीन खान साहब सरबराही कर रहे हैं और वो ये कहते हैं, स्टेटमेंट देते हैं कि आप 26वीं आईनी तरमीम को कंट्रोवर्शियल ना कहें। यानी उन्होंने अपने जहन में ये बात बना ली है कि 26वीं आईनी तरमीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। गुफ्तगू करेंगे उसके ऊपर। मेरे साथ 2 माहिर कानून मौजूद हैं, मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। अहमद अवैस साहब, आई स्टार्ट फ्रॉम यू। आपकी नज़र में इस हफ्ते क्या ये फुल कोर्ट बनना है, नहीं बनना है, इसका फैसला आएगा, नहीं आएगा, मजीद टाइम लग जाएगा? और अब तक जो आपने दलाइल सुने हैं और जो आपने जजेस के रिमार्क्स भी देखे हैं, हाउ डू यू ऑब्जर्व आज की समाअत सर? देखिए, जहाँ तक जजेस के दलाइल हैं, बड़े मुतअद्दिल अंदाज में तमाम वकला ने ये बात की है 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर, और उसके लिए बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि ये फुल कोर्ट बैठना चाहिए, इसके लिए इतना अहम मसला है। एक बात। दूसरा ये कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है ये तो पैदावार है 26वीं आईनी तरमीम की, बेनिफिशियरी, और इसको हम स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ये बेनिफिशियरी हैं जितना बैठे हुए हैं, और बेनिफिशियरी का बैठ के अपना फैसला खुद करेंगे। सारी दुनिया में ये तरीक़ेकार होता है कि ये वो कहते हैं कि वन कैन नॉट बी जज ऑफ हिज ओन कॉज। ये फुल कोर्ट बैठाएंगे, इतना ये पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन मसला है, जो इतनी बड़ी तरमीम इकट्ठी की गई हैं, जहाँ पे कानून की और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पाकिस्तान की अदलिया की हैसियत को जो है कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। तो ये मैटर जो है ये बाकायदा तौर के ऊपर सुनना चाहिए, पूरे कोर्ट को बैठ के सुनना चाहिए, और इस वहाँ पे और सारे कोई काम और नहीं होना चाहिए था। आप देखिए ना कि कब ये अक्टूबर के अंदर ये तरमीम आ चुकी हुई है पिछले साल, और सैकड़ों केस जो है, हजारों सैकड़ों केस जो सुन चुके हैं, और 26वीं तरमीम के ऊपर जो पिटीशनें आई हुई थी उनकी समाअत अब शुरू हो रही है। फरवरी के अंदर ये पिटीशन समाअत पहली समाअत हुई थी, और उसके बाद फिर ये इसको साइड पर रख दिया गया और दूसरे केस सुनते रहे। असूलन तो जब तक कि ये फैसला ना हो जाता कि आपका 26वीं तरमीम जो बिल पास हुआ, क्या ये 26वीं तरमीम जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, ये अल्ट्रा वायलेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, अदालत फैसला करे। पहला फैसला ये होता, फिर इसके बाद इसको स्ट्राइक डाउन करते या इसको पिटीशन को जो है वो अलाउ कर देते, और फिर उसके बाद ये बाकी कार्रवाई ये बोर्ड जो है, ये बेंच जो है उसके बाद सुनता कुछ। मंदोखेल साहब, शेख अकरम साहब ने आज ये भी दलील पेश की कि जो इलेक्शंस में धांधली हुई थी उसके ऊपर स्क्रूटनी होने वाली थी, सवाल जवाब होने वाला था, इसीलिए 26वीं आईनी तरमीम लाकर अदालत के ताकत को कम किया गया, अदालत को हुकूमत ने कंट्रोल कर लिया शेख अकरम के मुताबिक। आपकी नज़र में क्या इस हफ्ते ये दलाइल मुकम्मल होते हुए नज़र आ रहे हैं? क्या फुल कोर्ट बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है? और क्या शेख अकरम साहब का ये कहना कि इलेक्शंस की धांधली को छुपाने के लिए 26वीं आईनी तरमीम लाई गई, क्योंकि आप भी धांधली का शिकार हुए थे, इसके ऊपर आपकी राय सर? देखिए, मेरे ख्याल में ये वक्त का ज़िया है। बड़ा अच्छा आपने टॉपिक आज छेड़ा है, और मैं दुआ करता हूँ कि फैसले जो है ना वो जैसा आप चाहते हो इस तरह आ जाए, और मेरी बातें सारी झूठी निकली, लेकिन मैं आपको 100% बताता हूँ मेरी बातें सच्ची निकलेंगी। ये भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखिए, पहली बात तो ये है, ये जिस तरह अहमद अवैस साहब की पार्टी मासूम बनती है, क्या मौलाना फजल रहमान साहब के घर पे जो ये तवाफ करते थे और बाकायदा गौर खान का और उनका सेक्रेटरी इत्तलात का बयान रिकॉर्ड पे किए, तो मुसवदा ही हमारा है। और फिर आपको याद होगा जो शुरू में ये अपील, ये चैलेंज हुआ, और फिर सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने जब पूछा पीटीआई से कि भाई आपने इसकी मुखालफत क्यों नहीं की है, तो पीटीआई की वकला ने बताया हमने बाइकाट की है। तो सुप्रीम कोर्ट की जज साहब ने कहा बाइकाट का मतलब तो आपको ना सेफ एग्जिट देना है, फ्री एंड देना है, आपने तो असेंबली के फ्लोर पे मुखालफत करनी थी बजाय बाइकाट करनी थी।
बायकाट तो आपने रास्ता दे दिया है। तो सवाल दूसरी बात, अहमद ओवैस साहब सीनियर वकील है, मैं इन चीज़ों को चैलेंज नहीं करता हूँ, लेकिन अहमद ओवैस साहब ये बता दें मुझे, आप मुझे बताओ कि अगर आपको जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के ऊपर एतराज़ है कि वो आईनी बेंच बना हुआ है 24वीं तरमीम, तो चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब वो कौन सी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस बने? वो भी तो इसी 24वीं तरमीम के तहत बने। और जो सीनियर जज है जस्टिस मंजूर अली शाह साहब, वो किस आइन के तहत बैठा हुआ है? वो भी 24वीं तरमीम के तहत बैठा हुआ है, सीनियर पेनी जज। आप या तो इन जजेस साहिबान ने हल्फ ना उठाते और फिर ये केस सुनते तो चीज़ है, हल्फ भी उठा लिए उसी 24वीं तरमीम पे, आप फिर जिस शख्स पे खड़े और उसी शख्स को कौन काटेंगे? ये खुद काटेंगे। देखिए बात ये है, देखिए मैं अर्ज कर रहा हूँ मंदुखेल साहब, मैं ये कहता हूँ कि इतना अहम इशू है, इसके लिए फुल कोर्ट बैठे ताकि विजडम जो है, कलेक्टिव विजडम सामने आए। एक जज जो है अगर तो कौन सा फुल कोर्ट, ये तो कह रहा हूँ, बन गया, अगर चीफ जस्टिस जो है 26वीं तरमीम के इस तरीके से बना दिया उन्होंने, जो कुछ भी है, लेकिन तमाम जज बैठेंगे और तमाम जज बैठ के जो है इसको सुने, इसका फैसला करें, और वो कलेक्टिव विजडम जो होगी वही पाकिस्तान के लिए बेहतर होगी, बजाय इसके कि ये एक सवाल के इतना बड़ा इशू और एक सवाल करूँ, निकाल के जज एक सवाल की इजाजत दे दे, सवाल का जवाब दे दे। एक सवाल अहमद साहब, गुस्ताखी माफ, जो बैठी है जस्टिस याया अफरीदी से लेके आखिरी तक इसी आईनी तरमीम के तहत बैठे हुए हैं। नहीं सारे नहीं बने। आप ये कह रहे हैं कि असेंबली ये कहता है कि असेंबली के प्रोसीडिंग को कोई जज उसको चैलेंज नहीं कर सकता है, तो ये दो कानून बताओ, असेंबली का रूल 9 और या आईनी बेंच उसी 24वीं तरमीम, ये दोनों के मुताबिक ये सुने नहीं सकता है। मेरा तो ये, मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए पहली बात तो ये है कि तमाम जज जो है वो 26वीं तरमीम के मुताबिक नहीं बने हुए, पहले जजी तो सब पहले के बने हुए, सिर्फ चीफ जस्टिस जो है वो 26वीं तरमीम के तहत उसको बनाया गया, तमाम बने हुए, बाकी सारे जजेस जो सीरियल वाइज है वो 24वीं तरमीम के तहत है। सुनिए, आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए। उसके बाद मैं कहता हूँ जो सीरियल वाइज बना हुआ है वो उसी 24वीं तरमीम के तहत बने हुए है। आप कैसे उसको डिनाई कर सकते? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सीनियर पेनी जज है, उसी 24वीं तरमीम के तहत, या तो नहीं लेते वो सीट पे नहीं, मैं 24वीं तरमीम के तहत नहीं बना, मैं खाली बैठा हूं। में कैसे बने आप बताइए? मंसूर अली शाह 26वीं तरमीम में कैसे बने हैं? 26वीं तरमीम के तहत सीनियर पेनी जज बना हुआ है। नहीं कहा क्या करे वो सीनियर, छोड़िए ना, वो तो जो सीनियर होगा वो तो सीनियर बनेगा ही, वो तो पहले भी सीनियर ही थे, पहले भी सीनियर जो जज। हाँ तो मेरी बात सुनो, अगर कोई और चीफ जस्टिस बना है, सुनिए ना, ऐसे नहीं, देखिए बात सुने, अगर कोई और चीफ जस्टिस बना हुआ है और मंसूर अली शाह साहब नहीं बना है तो उसका मतलब उसी के तहत बना हुआ है ना। एक मिनट जरा सा मेरी बात दो सुन लीजिए, फिर आप उसका जवाब दे दीजिए। देखिए बात ये है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बात हम एज ए नेशनलिस्ट यहाँ पे पार्टी को छोड़ दें, पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आइन को सामने रखें कि ये वर्केबल है कि नहीं ये डॉक्यूमेंट, और तो कानून की बात कर रहा हूं कि ये हकीकत जो आज बन रही है ये चल सकती है कि नहीं चल सकती, इसको सामने रखना है हमने। अब उसको सामने रखे अगर चलेगी तो जब आप आइन के तहत चलेगी ना, बात सुन लेना, कानून बन चुका है, आप मेरी बात सुन लेंगे तो फिर आप बेशक आप घुमा रहे हो ना अहमद साहब, आप घुमा रहे हो ना। पिछले हफ्ते हमने पाक अफगान सूरत हाल को एस्केलेट होते हुए देखा और फिर सीज फायर 48 घंटों का इतवार के रोज पर एक एग्रीमेंट पे दस्तखत होते हैं दोहा के अंदर। कतर और तुर्की उसको बैक कर रहे थे, सऊदी अरब ने भी इस एग्रीमेंट की तारीफ की है और अब 25 तारीख को आने वाले वीकेंड यानी सैटरडे को फिर से मुलाकात होगी इस्तांबुल में सारी पार्टीज की। अब सवाल ही मेरा है अपने मेहमानों से कि पाकिस्तान को अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, ये तो हमारा दीन भी कहता है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी भी कहती है, हमारा मकसद भी है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट भी इसी में है। ऐसे में हमें क्या करना होगा अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए ताकि दहशतगर्दी भी ना हो, बायलैटरल ट्रेड बढ़े, तिजारत बढ़े, फायदा दोनों मुल्कों को हो, पूरे खित्ते को हो। सवाल पहले रखता हूं मंदोखेल साहब के सामने। मंदोखेल साहब, व्हाट इज टू बी डन टू इंप्रूव आवर रिलेशंस विद अफगानिस्तान? सर जी बिल्कुल, जो तो इस सवाल आपने दुरुस्त फरमाया है, पड़ोसी बदला नहीं जाता है, पड़ोसी के साथ ताल्लुकात ख़राब भी नहीं करनी चाहिए, न कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले जाता हूँ, मुझे आजकल का स्टेटस नहीं पता। माजी में हिंदुस्तान के 17 कॉन्सुलेट थे अफगानिस्तान में, 17, और हमारे 4 थे। लकीर के उस तरफ ज़बान एक, इस तरफ ज़बान, लिबास एक, मज़हब एक,
और वहां पे हमने 4 कौंसलेट रखे थे, हिंदुस्तान ने 17 रखे हुए थे। आप मुझे बताओ कि हमने पहला सवाल ये क्यों नहीं किया है कि हमारे तो 34 कौंसलेट होना चाहिए अगर हिंदुस्तान के 17 है, वो जाके पाकिस्तान के उस तरफ है, हम टच है, 2500 किलोमीटर का बॉर्डर है, और हमने उनके साथ ताल्लुकात किस तरह रखे। हाँ कि 40-50 लोग उनके जो माजरीन है उनको भी संभाल के रखा है, मगर वहाँ अंदर कुछ नहीं करना है, काम कुछ नहीं करना है, पॉलिसी कुछ नहीं रखना है। तो सवाल ये, पहले तो ये चीज मैं आपको रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ, कोई चैलेंज करना चाहे तो मुझे चैलेंज कर दे, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने 1979 के बाद रशियन जो कब्जा था अफगानिस्तान पे, हमने अफगानिस्तानियों को यहाँ पाला है, उनको मेहमान नवाजी की है, सब कोई शक नहीं है। ये भी कोई शक नहीं है कि वहाँ पे बार बार फिर उसको जो ना वो कुछ लोगों को किए। लेकिन फिर मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ बलूचिस्तान के 2 अजला में ज़ोब और चमन पिशीन का 25,41,000 शनाख्ती कार्ड पिछले हफ्ते ब्लॉक कर दिया। अब मैं नहीं कहता हूँ कि वो शनाख्ती कार्ड सारे के सारे जाली थे, उसमें असली भी होंगे, लेकिन ये बताया जाए कि ये 25,41,000 शनाख्ती कार्ड किसने बना के दिए? क्या नादरा ने नहीं बनाया? क्या नादरा को कुछ सजा मिली है? क्या जो स्पेशल ब्रांच है वहाँ पे, चाहे FIA पुलिस है, उनको सजाएं नहीं मिलनी चाहिए? ये तो मैं आपको 2 डिस्ट्रिक्ट की बात बता रहा हूँ आपको, कराची अलग है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, जो जितने भी अफगानिस्तानी थे और उनको आपने सबको जो है ना वो कहा बाहर निकल जाओ। अब भी वो बाहर गए नहीं है तो वो गैंगस्टर आके अफगान बस्ती में जो सोहराब बोर्ड में वो आके घरों पे कब्जा करना शुरू कर दिए, घरों को सेल करना शुरू कर दिए। जो लोग घर में बच्चों के साथ, लेडीज के साथ है, उनको गुंडा नासिर ने गन पॉइंट पे बाहर निकाला, निकलो अब ये हमारी है। तो ये सलूक तो नहीं होना चाहिए ना, ये सलूक तो नहीं होना चाहिए। हमें 10 शिकवे हो सकता है अफगानिस्तान के लोगों से, 10 चीजें हो सकती है, मगर 40 साल आपने उसको मेहमानवाजी भी की है, उनको पनाह भी दी है, उनको खिलाए भी पिलाए भी है, और आखिरी वक्त इस तरह गैंगस्टर के जरिए आपने उनको घरों से बाहर जाके सामान फेंका है, वो क्योंकि उस घर का सौदा आपने किया था। लेकिन बहरहाल उस दिन गवर्नमेंट ने उसके एक्शन ले लिए, बिल्डोजर आ गया उसको करके लेवल करके, और वो शायद MDA की जमीनें या कि मंदोखेल साहब सर, आप माशाल्लाह इतनी अच्छी बातें करते हैं मंदोखेल साहब, पर आप जानते तो हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आपकी इजाजत से अहमद अवैस साहब की तरफ बढ़ूंगा। अहमद साहब, व्हाट इज टू बी डन टू बिल्ड ऑन आवर रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान? सर देखिए मोम, इन्होंने जो बात की है उसमें बड़ी अच्छी बात भी, बहुत अच्छी बात की है मंदोखेल साहब ने। नोट देखिए बात यह है कि अफगान जो, इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान जो है उनके अफगानों को हमारे एहसानमंद थे, होना भी चाहिए था, थे भी, कि हमने उनको सोवियत यूनियन के तसल्लुत से निकाला और उसके बाद इतनी बड़ी जंग हुई कि जो कुछ हुआ, हमने क्लैंडस्टाइन वॉर लड़ी, सब कुछ हुआ। और यहाँ पे जो लोग यहाँ आ गए रिफ्यूजी, UN कवर के अंडर आए, उनको उनके लिए फंड भी हमें वहां से आते रहे। अब जो लोग 30 सालों में यहाँ बच्चे पैदा हुए, पल के जवान हो गए और उनकी भी आगे शादियां हो गई, तो अंडर इंटरनेशनल कॉवेनेंट भी, इंटरनेशनल कानून के तहत भी वो बच्चा जो यहाँ पैदा हुआ और फिर यहाँ पे पल के जवान हुआ, तो वो यहाँ का शहरी है, वो पाकिस्तानी है। हम उसको कैसे उठा के बाहर फेंक देंगे कि ये तुम तो अफगानी हो, निकल जाओ यहाँ से। अब अमेरिका में जाके बच्चा पैदा होता है तो वो ही इज एज मच अमेरिकन। अभी आज भी देख लें आप, इससे पहले भी था, दूसरे ममालिक में भी ऐसा ही है। बेतहाशा लोग यहाँ से जो वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी, अमेरिका में, वहाँ उनकी औलाद वगैरह फैमिली जाती हैं, अगर वहाँ बच्चा पैदा उनका हो जाए तो ही इज सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। और आप ये उनके साथ ये सलूक कर रहे हैं, ये सारी गलती। और मंदोखेल साहब एक और बात मुझसे एग्री करेंगे, ये सबसे बड़ी गलती जो है और ब्लंडर मेरे नजदीक, वो अनवारुल्लाह काकड़ ने की। एज प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर उसका कोई हक नहीं था कि वो ये हुक्मनामा सादर करता कि ये निकल जाओ। आपको लगता है ये उनका हुक्मनामा था? आपको लगता है ये उनका हुक्मनामा था? सर लेकिन किया तो उनके मुंह से निकली, आवाज तो उनके मुंह से निकली, गलत करवाया काम। ये काम मंदोखेल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी मंदोखेल साहब। मैंने कहा अहमद अवैस साहब को दिल पे हाथ रख के बताओ, ये उनका हुक्मनामा था। ये आपसे पूछ रहे हैं अहमद अवैस साहब, दिल पे हाथ रख के क्या कह रहे हैं? दिल पे हाथ रख के कहें कि अनवारुल्लाह काकड़ की गलती थी, उन्हीं का हुक्म था। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ उनके मुंह से निकला लफ्ज, तो ये कहें कि उनका कंधा इस्तेमाल हुआ। उनका कंधा इस्तेमाल हुआ, उनकी जुबान इस्तेमाल हुई। मंदोखेल साहब जो हकीकत है मैं वो बता रहा हूँ, लेकिन यही तो ब्लंडर है जो हुआ इस वक्त।
और इंडिया को मौका मिला उनके करीब आने का और हमें तंग करने का। मैं ये कह रहा हूं, व्हाट इज टू बी डन? मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे अभी तक अहमद साहब। उसका सवाल का जवाब यही है कि हम उनसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जिस तरह भी बातचीत शुरू हुई है, हमारे डेलीगेशन फ्रीक्वेंटली अफगानिस्तान में जाएं और हेडेड बाय अ सीनियर पर्सन। प्राइम मिनिस्टर को कोई हर्ज नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जो है अपना डेलीगेशन एक हाई पावर्ड डेलीगेशन लेके अफगानिस्तान जाए। उनके भी जो है बड़े डेलीगेशन को पाकिस्तान में बुलाया जाए, उनकी अच्छी मेहमान नवाजी की जाए, बातचीत की जाए और कहा जाए कि हमारी आपकी नाराजगी की असल वजह खोलो, खुल के बयान करो, हम उसका हल निकालते हैं, आप भी निकालो, हम भी निकालते हैं। हम दोनों मुसलमान हैं, हमारी बैकग्राउंड है, हम इकट्ठे रहे हैं 65 की और 71 की 2 जंगों में आपने हमारा साथ दिया, एक गोली नहीं चली वहां से। आज आप इंडिया वहां से आके हमें तंग कर रहा है। इंडिया को मार पड़ी हुई है, वो खुद कुछ नहीं करेगा, वहां से हमें तंग करेगा और अभी फौजें लेके आ रहा है वहां पर बॉर्डर के ऊपर तंग करने के लिए। तो इसलिए ये बड़ा सीरियस इशू है, राइट सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कादर खान मंदोखेल साहब। मैं समझता हूँ मानोना में तारीख तो बता दी है पाक अफगान रिलेशंस की, लेकिन मेरी नज़र में हमें अफगानिस्तान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। 20 साल अमरीकी वहाँ रहे, फतह नहीं कर पाए, तारीख भरी पड़ी है उनकी जंगों की, कई 100 सालों की, लेकिन कोई भी इस खित्ते को, इसे ज़मीनी बर्मुडा ट्रायंगल भी कहा जाता है, इसको जीतना है, इसको फतह करना है, इस पर हुक्मरानी करना कोई आसान काम नहीं है। हमारा मुसलमान भाई मुल्क है, हमारा पड़ोसी है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ताल्लुकात बेहतर करें। लेट्स सी इस महीने की 25 तारीख यानी इस हफ्ते की एंड मुलाकात में क्या डेवलपमेंट सामने आती है। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू टुमारो, अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।